हमारी कहानी शुरू होती है एक बदसूरत लाल बालों वाले लड़के से जो जापान की एक सुनसान गली में एक मॉन्स्टर से भाग रहा है, लेकिन उसके चूर चूर होने से पहले एक बड़ी आंखों वाली भूरे बालों वाली लड़की उसे खींचकर सेफ जगह ले जाती है। फिर वह लड़की उसे चुप रहने को कहती है वरना वो मॉन्स्टर उन्हें पकड़ लेगा। तभी अचानक उसकी छाती से एक छोटा जादुई जानवर बाहर निकलता है, जिसे देखकर वह लड़का थोड़ा डर जाता है। लड़की उसे छेड़ती है और जवाब में वह थोड़ा शर्माता है और कहता है कि वह डरता नहीं है, बल्कि अगर वह घायल ना होता तो उन सबकी धुलाई कर देता। हमारी हीरो का नाम ताकेरू नरेहिरा है। इस पल में लड़की को लगता है कि वह सच में बहुत ताकतवर लड़का है। वह पीछे मुड़कर उससे पूछती है कि क्या वह हर बार उसकी मदद करने आएगा जब भी वह मुश्किल में होगी। ताकेरू हाँ कहता है और लड़की आगे बढ़ जाती है। तभी ताकेरू को एहसास होता है कि उसे वह लड़की सच में बहुत पसंद है। वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। वह लड़की का हाथ पकड़कर उसे वापस खींचता है और उसके चेहरे पर लाली आ जाती है, क्योंकि वह उसे अपने दिल की बात बता देता है कि वही उसकी क्रश है। उसी पल ताकेरू असलियत में लौट आता है। असल में वो एक पॉपुलर बाइकर्स गैंग द्वारा पीटा गया और एक लाइट पोल से बांध दिया गया है। उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि वह बंधा हुआ है, बल्कि वो इस बात से परेशान है कि यह 1999वीं बार है जब उसने उस खूबसूरत लड़की का सपना देखा है, लेकिन कभी उसे चूमने का मौका नहीं मिला। गुंडे उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह इतना अकेला है कि उसे प्यार भी सिर्फ सपनों में मिलता है। ताकेरू उनमें से एक को चेहरे पर लात मारता है और सबको बताता है कि उसकी क्रश असली है, सिर्फ सपनों में नहीं है। गैंग का एक और मेंबर इससे गुस्सा हो जाता है। वह ताकेरू को हार मानने और माफी मांगने को कहता है। उसी टाइम वह उसके सिर पर बैल घुमाता है, लेकिन ताकेरू बच जाता है और पलटकर उसके जबड़े पर हेडबट मारता है। इसके बाद वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और गुंडों को बताता है कि नेहरा परिवार का उसूल है कि जब तक जिंदा हो हार नहीं माननी चाहिए। गुंडे सब मिलकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताकेरू लाइट पोल से बंधा होने के बावजूद 1 वर्सेस 5 लड़ाई जीत जाता है। गुंडों को हराने के बाद वो अपनी स्कूटर पर भाग जाता है और खुद से किया वादा दोहराता है, मैं कभी हार नहीं मानूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। उसी वक्त वो लगभग सड़क पर फिसल जाता है, क्योंकि उसे वही जादुई जानवर दिख जाता है जो उसने अपने सपने में देखा था। वो बिना सोचे समझे तेजी से उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी ऊपर देखता है कि वो सीधे ट्रक्कुन से टकराने वाला है। वो कूदकर रास्ते से हटता है, उस जादुई जानवर को पकड़ता है और पुल से नीचे गिर जाता है। वो एक गर्म झोपड़ी में होश में आता है और तुरंत वही लड़की उसे दिखती है जिसे वो अपने सपनों में देखता रहा है। ये 2000वीं बार है जब वो उसे देख रहा है, तो वो मुस्कुरा देता है, ये जानते हुए कि इस बार ये सपना नहीं हो सकता। ताकेरू उठकर उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि पिछली बार उसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन लड़की की बॉडी लैंग्वेज देखकर लगता है कि उसे कुछ याद नहीं। वो थोड़ा असहज हो जाती है और पीछे हट जाती है। तभी वही जादुई जानवर अचानक कहीं से आकर ताकेरू के सिर पर गिरता है, जिससे वह बैलेंस खो बैठता है और सीधा लड़की की छाती पर गिर जाता है। कुछ लड़कियां दूर से यह सब देख रही होती है और उन्हें ये बड़ा मजेदार लगता है। वे अपने दोस्त सेमी से पूछती है कि उसे क्या लगता है और उसे भी यह सब काफी मजेदार लगता है। वह अपनी कलाई पर लगे सिस्टम मैनिपुलेटर से एक जाल एक्टिवेट करता है, जिससे ताकेरू फंस जाता है। उसके बाद वह बाहर निकलता है और कहता है यह तो बड़ा मजेदार शो था, लेकिन अब उस बेवकूफ से छुटकारा पाने का वक्त आ गया है। ताकेरू को बेवकूफ कहे जाने पर वह गुस्से में आ जाता है, लेकिन उसकी मिस्ट्री क्रश उसे चुप रहने को कहती है और फिर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अब ताकेरू को शाही महल से बाहर फेंक दिया जाता है और वह आम नागरिकों के साथ शहर में आ जाता है। वह इधर उधर पूछता है कि कोई कन्वीनियंस स्टोर कहाँ है। आखिरकार जब उसे एक स्टोर मिलता है तो उसे वहाँ से इसलिए बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। वह एक गली में पड़ा रहता है और एक अजनबी से पूछता है कि वे लोग अभी कहाँ हैं। वह आदमी एक ऐसी जगह का नाम बताता है जो ताकेरू ने पहले कभी नहीं सुना था। ताकेरू उससे पूछता है कि वह जगह टोक्यो के हिसाब से समझाए, लेकिन उस आदमी को टोक्यो के बारे में कुछ भी पता नहीं। वह ताकेरू को बताता है कि वे लोग देंजी हेयनक्यो नाम की जगह पर है। इस मुलाकात के बाद ताकेरू शहर में घूमता है और सोचता है कि क्या वह सच में टाइम में पीछे चला गया है, लेकिन उसे शक होता है क्योंकि यह जगह उसे प्राचीन टोक्यो जैसी बिल्कुल नहीं लगती। तभी अचानक एक इमरजेंसी सिग्नल बजता है। आसमान के बीचों बीच कई जादुई मोहरे दिखाई देने लगती। नागरिकों को एक तेज आवाज सुनाई देती है कि अगले 60 सेकंड में काली धुंध का फैलाव होने वाला है, जो आसपास के 200 मीटर के एरिया में फैलेगा। इसलिए उस दायरे में मौजूद सभी लोगों को सलाह दी जाती है कि वे जल्दी से एग्जिट की ओर बढ़ें। जैसा कि बताया गया था,
काली धुंध पूरे इलाके में फैलने लगी। ताकेरू और कुछ दूसरे नागरिक टाइम पर बाहर नहीं निकल पाते, इसलिए वे अब अंदर फंस जाते हैं और एक बैरियर से घिरे रहते हैं। वह पीछे मुड़कर देखता है और एक छोटी लड़की को देखता है जो धुंध में समा जाने वाली है। वह दौड़कर उसके पास जाता है और अपने बॉडी से उसे ढक लेता है ताकि दोनों को धुंध से बचाया जा सके, लेकिन दोनों ही काली धुंध में गिर जाते हैं। अगली जगह जहाँ ताकेरू खुद को पाता है वह एक डरावनी नियॉन लाइट वाली गली है। और भी डरावनी बात यह है कि जिसे वह बचाने की कोशिश कर रहा था वह लड़की अब पत्थर की मूर्ति बन गई है। वह चारों तरफ देखता है और पाता है कि सिर्फ वही लड़की नहीं बल्कि उसके आसपास के सभी लोग पत्थर बन गए हैं। तभी कहीं से एक रोबोट जैसा मॉन्स्टर बाहर आता है और पत्थर बने लोगों को तोड़ना शुरू कर देता है। ये देखकर ताकेरू को बहुत गुस्सा आता है। वह उस मॉन्स्टर को ललकारता है और उसे रुकने को कहता है। अब वह मॉन्स्टर उसकी ओर मुड़ता है और सीधा उस पर प्रोटॉन बीम ब्लास्ट मारता है। ताकेरू उस हमले को साफ देख लेता है, लेकिन वह बचने की कोई कोशिश नहीं करता। उसने तय कर लिया है कि वह भागेगा नहीं। वह अपनी एक नई थ्योरी को आजमाना चाहता है। हमला झेलने के बाद भी जब वह जिंदा रहता है तो उसकी थ्योरी सही साबित होती है। उसके पास अब ऐसा बॉडी है जो मर ही नहीं सकती। इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाए, मॉन्स्टर फिर से उस पर झपटता है। अब ताकेरू के पास न तो बचने का और न ही रोकने का कोई तरीका है। वो बस देखता रहता है कि आगे क्या होगा। लेकिन टकराव से ठीक पहले एक और रोबोट कहीं से आकर उस मॉन्स्टर को धक्का दे देता है। उस रोबोट के अंदर बैठे लोग ताकेरू को देखते थे और हैरान होते हैं कि वो धुंध के अंदर होते हुए भी पत्थर क्यों नहीं बना। वे माइक से उसे बताते हैं कि वो जहां है वही रुका रहे। वे मॉन्स्टर से लड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। ताकेरू यह सुनकर कहता है कि फिक्र मत करो, वो उस मॉन्स्टर की धुलाई करने वाला है। उसे यह लड़ाई जीतनी भी होगी वरना वह खुद को हारा हुआ महसूस करेगा। मॉन्स्टर गरजता है जिसका मतलब है कि वो अब भी लड़ने के लिए तैयार है। रोबोट के अंदर बैठे लोग ताकेरू से कहते हैं कि वो उनके पीछे आ जाए। वे एक ही वार में मॉन्स्टर को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। मॉन्स्टर अपनी प्रोजेक्टाइल अटैक उन पर मारता है, लेकिन वे 5 थंडर्स की ताकत से एक और भी बड़ा हमला करते हैं जो मॉन्स्टर के हमले को पछाड़ देता है और एक ही वार में उसे हरा देता है। अब मॉन्स्टर हार चुका है। काली धुंध धीरे धीरे छंटने लगती है। इसी बीच हेडक्वार्टर में बैठी लड़की ताकेरू की बैकग्राउंड की जांच करती है और पता लगाती है कि ये वही लड़का है जो मंच पर था। उसी दिन बाद में ताकेरू अकेला बैठा अपनी हाल की घटनाओं को याद कर रहा होता है। तभी अत्सुनागा और यूरा उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि वह कैसा है। सिर्फ उनकी आवाज सुनते ही ताकेरू उन्हें तुरंत पहचान लेता है। ये वही लोग हैं जो रोबोट चला रहे थे। ताकेरू दोनों से कहता है कि वे उसके रास्ते में ना आए क्योंकि उसे लगता है कि वह अकेले ही उस रोबोट मॉन्स्टर से निपट सकता था। यूरा इस बात से असहमत है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। अत्सुनागा दोनों को अलग करता है और ताकेरू की तारीफ करता है कि वह धुंध में भी टिके रह सका, लेकिन वह कहता है कि ताकेरू उस मॉन्स्टर को कभी हरा नहीं सकता था क्योंकि वह ओनमयोजी नहीं है। ताकेरू पहले से ही गुस्से में है और वहां से जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वह उस छोटी लड़की को देखता है जिसे उसने धुंध में बचाने की कोशिश की। उसे ठीक देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। घर लौटते टाइम उसकी क्रश उसे मिलती है। वह उसे डांटती है कि उसने पहले उसके लिए मुसीबत खड़ी कर दी। सम्राट के मेन एडवाइजर जैसे इंपॉर्टेंट लोग उसे देखने आए थे, लेकिन ताकेरू अचानक आकर सब बिगाड़ गया। ताकेरू को इसका पता नहीं था, इसलिए वह सच्चे दिल से माफी मांगता है। वह देखती है कि ताकेरू थोड़ा घायल है, इसलिए वह उसे अपने घर खाने और कपड़े बदलने के लिए बुलाती है, उसके टेस्टी खाने का मजा लेते हुए। ताकेरू पूरी शाम उन्हें बताता है कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। जो कुछ उसने सुना उसके बेस पर उसकी क्रश कहती है कि बहुत मुमकिन है कि वह किसी और दुनिया से यहाँ आया है। वह इस नतीजे पर इसलिए पहुंची क्योंकि उसने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में नहीं सुना जो काली धुंध में आजादी से घूम सके। उसके पापा कहने लगते हैं कि क्या इसका मतलब यह है कि ताकेरू कोई ओनी है, लेकिन ताकेरू उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह इंसान है। ताकेरू को तो यह भी नहीं पता कि ओनी मॉन्स्टर क्या होते हैं, तो बूढ़े आदमी ने उसे इस दुनिया का छोटा सा इंट्रोडक्शन देना शुरू किया। ओनी को इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है जो दूसरी दुनिया से आते हैं, और काली धुंध वही घटना है जब ओनी की दुनिया उनकी दुनिया में घुसपैठ करती है। यह सुनकर ताकेरू को एहसास होता है कि ये दुनिया सच में बहुत खतरनाक है। उसकी क्रश मान लेती है कि शायद इसका मतलब है कि ताकेरू अपने घर लौटना चाहता है, लेकिन ताकेरू खुद भी तय नहीं कर पाता क्योंकि आखिरकार उसे उससे मिलने का मौका मिला है। उसकी क्रश की माँ कहती है कि कोई ओनमयोजी ही उसे वापस उसकी दुनिया में भेजने का तरीका जान सकता है। इस दुनिया में ओनमयोजी का बहुत सम्मान है क्योंकि उन्हीं की वजह से शहर आज भी सेफ है। वे नागरिकों की हिफाजत करते हैं उन विशाल रोबोट्स शिकिगामी को कंट्रोल करके, और शिकिगामी का इंचार्ज है
अबेनो सेमी। आधी रात को ताकेरू उठता है और देखता है कि उसकी क्रश कोई बैले जैसा डांस कर रही है। वह वहीं रुककर उसे देखता है और जब वह खत्म करती है तो उसकी तारीफ करता है कि वह अपने पैरों से कमाल करती है। वह पूछती है कि क्या वे दोनों सच में पहले कभी मिले हैं। ताकेरू कंफर्म करता है कि वे कई बार मिले हैं और हर बार उसने वादा किया था कि वह और स्ट्रांग बनेगा ताकि उसकी हिफाजत कर सके। लड़की को यह बात प्यारी लगती है, इसलिए वह भी ताकेरू को अपना नाम बताने के लिए राजी हो जाती है। वह अपना नाम बताती है, सुकिमिया। अगले दिन गांव में ताकेरू रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी वह देखता है कि सामने भीड़ लगी है। वह भी वहां जाकर देखता है। वह देखता है कि सुकिमिया मेन एडवाइजर के मैसेंजर के सामने घुटनों पर बैठी है। वह मैसेंजर सुकिमिया को डांट रहा है क्योंकि ताकेरू अचानक आकर शो में बाधा डाल देता है। अब मेन एडवाइजर बहुत नाराज है क्योंकि इससे सेंचेनियल पैंडेमोनियम रिचुअल का अपमान हुआ है। जब सुकिमिया को डांटा जाता है तो वह शर्म से सिर झुका लेती है और कुछ नहीं कहती। मैसेंजर उसे कहता है कि एडवाइजर ने बुलाया है। वह शाही महल आकर खुद माफी मांगे। मैसेंजर के जाने से पहले ताकेरू उसके पास जाता है और कहता है कि सुकिमिया को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए क्योंकि गलती उसकी थी जो वह अचानक घुस आया। इसके बाद सेमी, जिससे वह पहले मिला था, ताकेरू को जादुई कैद खाने में बंद कर देता है। फिर एडवाइजर और सेमी वहां से चले जाते हैं और ताकेरू वही जमीन पर पड़ा रह जाता है। कार में बैठते ही सेमी का दोस्त महसूस करता है कि काली धुंध आने वाली है। पूरा गांव अफरा तफरी में आ जाता है। लोगों के पास सिर्फ 20 सेकंड है उस इलाके से बाहर निकलने के लिए। खुशकिस्मती से उनकी कार टाइम पर बाहर निकल जाती, लेकिन बदकिस्मती से सुकिमिया की कार फंस जाती है। ताकेरू देखता है कि सुकिमिया काली धुंध के खतरे में है, तो वह बिना किसी प्लान के उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है। वह अपने वादे पर कायम रहना चाहता है कि वह हमेशा उसकी हिफाजत करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ताकेरू अंदर पहुंचता है और देखता है कि उनम्योजी टीम मॉन्स्टर से लड़ रही है। वह ध्यान भटकाना नहीं चाहता। उसका मकसद सुकिमिया को बचाना है। उनम्योजी टीम उस मॉन्स्टर से जूझ रही है क्योंकि उस मॉन्स्टर के पास कई चालें हैं जिनसे वह उनम्योजी रोबोट को जबरदस्त नुकसान पहुंचाता है। काजुरा अपने हेडक्वार्टर से देख रही है कि रोबोट बहुत डैमेज हो चुका है और अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। जैसे ही सारी उम्मीदें खत्म होती दिखती है, ताकेरू हवा में छलांग लगाता है और एक डंडे से मॉन्स्टर पर वार करता है। जैसे ही वह नीचे गिरता है, उसे महसूस होता है कि उसके अंदर कोई एनर्जी भर रही है। शायद वह सच में यह कर सकता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है, उसका बॉडी दबाता है और उसे दूर फेंक देता है। अब ताकेरू के बॉडी में कई हड्डियां टूट चुकी हैं और उसकी धड़कन भी धीमी पड़ गई है। लेकिन यही कुछ अजीब होता है, उसकी उंगली की हड्डी खुद ब खुद जुड़ जाती है। सेमी यह देखकर हैरान रह जाता है। ताकेरू की हड्डियां जैसे जैसे ठीक होती जाती हैं, वह फिर खड़ा हो जाता है। अब वह हर हाल में मॉन्स्टर को हराने के लिए तैयार है, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। मॉन्स्टर उस पर एक और हमला करता है। ताकेरू सीधे उस पर वार करता है और जैसे ही उसकी बॉडी टकराती है, वह अचानक ओनम्योजी में बदल जाता है और उसे अपना खुद का शानदार रोबोट सूट मिल जाता है। अब ताकेरू को पूरा यकीन हो जाता है कि वह इसी पल के लिए इस दुनिया में आया है, इसलिए अब वह देवताओं को निराश नहीं कर सकता। उसे सुकिमिया की हिफाजत करनी ही है। वह हवा में छलांग लगाता है और एक ही वार में मॉन्स्टर को हरा देता है। काजुरा और हेडक्वार्टर के सभी लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते। सेमी हल्की मुस्कान देता है। ताकेरू ने उसकी दिलचस्पी जगा दी है। ताकेरू सुकिमिया के पास भागता है और राहत की सांस लेता है कि वो ठीक है, लेकिन वो भूल जाता है कि मॉन्स्टर के नीचे कोर्वो तबाह करना था, तो सुकिमिया उसी पल उसके सामने कुचली जाती है। ताकेरू अवाक रह जाता है। उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है और हालात और भी बदतर हो जाते हैं क्योंकि मॉन्स्टर पीछे से आकर उसकी छाती में भाला घोंप देता है। उसकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है। अगले सीन में वो खुद को उसी हालत में पाता है जैसे पहली बार जब वो सुकिमिया के साथ झोपड़ी में आया था। ताकेरू देखता है कि उसकी प्यारी सुकिमिया अभी भी ठीक ठाक और जिंदा है, तो वो उसके हाथों को छूकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है। लेकिन सुकिमिया कहती है कि वो इस लड़के को नहीं पहचानती और चिल्ला उठती है। तभी शाही गार्ड्स में से एक आता है और ताकेरू को भगाने लगता है। ताकेरू देखता है कि यहाँ सिचुएशन खराब हो रही है, इसलिए वो अपने आप को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले अत्सुनागा उसके ऊपर पकड़ने वाले खंजर से अटैक करता है। ताकेरू फर्श पर गिरकर उठने की कोशिश करता है और पूरी कोशिश करता है कि सुकिमिया को समझाए कि वे पहले मिल चुके हैं, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। कुछ ही मिनट बाद उसे एक छोटे से जादुई जेल में बंद कर दिया जाता है। वे लोग उससे यह भी कहते हैं कि वो टाइम में वापस जाने की झूठी बात बोलना बंद करे। तभी सेमी और उसके दो साथी उसके पास आता है, जिन्हें ताकेरू तुरंत पहचान लेता है। अत्सुनागा सेमी से
से कहता है कि इस बेवकूफ के लिए अपना वक्त बर्बाद न करे क्योंकि यह सुबह से ही बकवास कर रहा है। बस टाकेरू फिर भी खुद का पॉइंट रखता है और बताता है कि उसने काली धुंध में ओनी से लड़ाई की थी और घायल हो गया था। उसके बाद अगली चीज जो उसे याद है वो था स्टेज पर पहुंचना। अत्सुनागा उससे घमंड से कहता है कि वो ओनम्योजी नहीं है, इसलिए ओनी से लड़ना इम्पॉसिबल है। टाकेरू बताता है कि वो एक ऐसा इंसान है जो काम करके दिखाता है और इसलिए वो अपनी ताकत दिखाने के लिए ओनम्योजी से मुकाबला करना चाहता है। फिर वो लगभग 20 मिनट तक ओनम्योजी के साथ लड़ता है और भारी पसीना बहाता नजर आता है। सेमी उम्मीद कर रहा था कि यह एक्सपेरिमेंट इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन अब वो मायूस होता है। यूरा उसकी तरफ एक जोरदार किक मारती है और कहती है कि उसे अगली बार ओनम्योजी के लिए रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। इस टाइम सेमी काफी मायूस हो चुका है। वो सिर्फ ताकेरू से कुछ सवाल पूछना चाहता है और उसे जाने देना चाहता है, लेकिन ताकेरू समझ जाता है कि इसका मतलब क्या है, इसलिए वो समझदारू दिखाकर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। ताकेरू एक जगह से गुजरता है और वापस उसी जगह के पास आता है जहाँ डांस स्टेज बनने वाला है। वो सोचता है कि वहां का कंस्ट्रक्शन क्यों अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसे यह भी सोचकर हैरत होती है कि सुकीमिया और बाकी लोग उसे भूल चुके हैं, इसलिए वो सोचने लगता है कि वो शायद उस टाइम में वापस आ गया है जब सुकीमिया मारी नहीं गई थी। तभी सुकीमिया वहां आती है और ताकेरू से पूछती है कि वो क्या कर रहा है। ताकेरू सीधे सवाल का जवाब न देकर उससे पूछता है कि क्या उस जगह पर कभी स्टेज बनाया गया था। सुकीमिया बताती है कि यहाँ 1 सदी पहले स्टेज बनाया गया था और यह स्टेज हर सेंटेनियल पैंडेमोनियम के लिए बनता है। वो यह भी बताती है कि किंग के मेन एडवाइजर उनका पहला शो देखने आएगा। यह सुनकर ताकेरू तुरंत याद करता है कि यही वो मेन प्रोग्राम था जिसमें वो प्रकट हुआ था। सुकीमिया उसे बताती है कि मेन एडवाइजर लगभग 2 हफ्तों में यहाँ आने वाले हैं। यह जानकारी पाते ही ताकेरू वादा करता है कि वो सुकीमिया की हिफाजत करेगा और पिछली बार जैसी फिर से कोई अनहोनी नहीं होने देगा। उसे यकीन हो जाता है कि वो उस टाइम से पहले वापस आ गया है जब सुकीमिया को अगले दिन एडवाइजर के देखने के बाद मारा गया था। अब उसे चाहिए कि वो जितना जल्दी हो सके बेहद ताकतवर बन जाए। शाम को वो फिर से सेमी से मिलता है और उससे कहता है कि उसे ओनम्योजी बनने के लिए जितना भी कुछ सीखना होगा वो सिखाए। ताकेरू जानता है कि सेमी उसकी शक्तियों के बारे में जानना चाहता है और सोचता है कि अगर वो अपने मौजूदा शक्तियों के साथ ओनम्योजी की टेक्निक जोड़ ले तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। सेमी जानना चाहता है कि ताकेरू में इतना कॉन्फिडेंस क्यों है और इसी बेस पर वो उसकी बात मान जाता है। हालांकि सेमी एक शर्त रखता है कि यह ट्रेनिंग सिर्फ 1 हफ्ते तक ही चलेगी जब तक ताकेरू अपनी स्किल उसके सामने नहीं दिखा देता। ताकेरू उन शर्तों को एक्सेप्ट कर लेता है और तुरंत अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। ताकेरू को सिखाया जाता है कि ओनम्योजी टेक्निक स्पिरिचुअल शक्ति का इस्तेमाल करके लकड़ी, आग, अर्थ और मेटल से पैदा होने वाली 5 आत्माओं या तत्वों को कंट्रोल करने की कला है। लगभग हर इंसान में पैदाइशी स्पिरिचुअल शक्ति होती है, लेकिन इस ओनम्योजी टेक्निक्स पर काबू पाने के लिए बहुत सालों की कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल शक्ति आप कंट्रोल कर सकते हैं उतना ही पावरफुल ओनम्योजी बन सकते हैं। हालांकि ताकेरू को यह सारा थ्योरी का ज्ञान जल्दी ही बोरिंग लगने लगता है, इसलिए वो अपनी टीचर से सीधे जायंट रोबोट को चलाना सिखाने के लिए कहता है। अगली कुछ मिनटों में उसकी टीचर उसके सामने एक छोटा खिलौना जैसी चीज रखती है जिसे गोदाई कहते हैं और बताती है कि इन जायंट रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को चैनलाइज करके इस गोदाई को खड़ा करना होगा। ताकेरू इस बात से उलझन में पड़ जाता है कि उसे यह कैसे करना है। तभी काजुरा, जो अपनी कलाई पर एक डिवर ग्लव डिवाइस पहने हुए है, उसे डेमोन्स्ट्रेशन देती है। अब ताकेरू की बारी होती है। उसे वो डिवर ग्लव दी जाती है जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी को फोकस और स्टोर करना होता है। शुरुआत में उसे यह आसान लगता है, लेकिन 6 घंटे से लगातार मेहनत के बावजूद उसे कोई कामयाबी नहीं मिलती। दिन ढलने के टाइम पे अत्सुनागा उसकी हालात देखने आता है और पाता है कि ताकेरू गोदाई को कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर रहा है। अत्सुनागा उसे कंधे पर थपथपाते हुए समझाता है कि ताकेरू में शिकिगामी रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए जरूरी बेसिक लेवल की स्पिरिचुअल शक्ति नहीं है। अत्सुनागा मदद करने के लिए ताकेरू की पीठ पर अपना डिवर लगा देता है, जो उसकी स्पिरिचुअल पावर्स को बढ़ाने के लिए मजबूर कर देगा। ये तरीका तब तक काम करेगा जब तक ताकेरू दर्द सह सकता है। ताकेरू पहली डोज लेते ही जोर से चीख उठता है क्योंकि दर्द बर्दाश्त के बाहर होता है। उस रात अत्सुनागा अपने घर लौटता है और देखकर हैरान रह जाता है कि ताकेरू उसके पीछे पीछे घर में भी आ गया है। ताकेरू बेसहारा है और सोचता है कि जब तक कोई ऑप्शन नहीं निकलेगा
वो यहाँ ठहर जाएगा। लेकिन अत्सुनागा चाहता नहीं कि वो उसका रूममेट बने, इसलिए उसे बाहर जाने को कहता है। ताकेरू कोई बहस नहीं करता और कहता है कि वो सुकीमिया के पास रहेगा क्योंकि उसकी जान पहचान में यहाँ सिर्फ वही है। चूंकि अत्सुनागा को सुकीमिया के लिए गहरा क्रश होता है और इसलिए वो ताकेरू को कुछ टाइम के लिए अपने पास ठहरने के लिए राजी हो जाता है। ताकेरू उसके इस हसन से बहुत खुश होता है और उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसके लिए खाना बनाता है। यूरा भी वहाँ इनवाइटेड होती है और शुरू में उन्हें शक होता है कि खाना खराब होगा, पर वे लोग खाने के बाद इसे पसंद कर लेते हैं। हालांकि यूरा साफ कह देती है कि उसे ताकेरू से अभी भी कोई लगाव नहीं है और वो चली जाती है। उस रात ताकेरू अपने असली मकसद और राज का खुलासा करता है कि वो फ्यूचर से आया है और सुकीमिया आधे महीने में काली धुंध के फैलने के दौरान मारी जाएगी। अत्सुनागा इस कहानी पे भरोसा तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी किसी वजह से वे कुछ हद तक यकीन करता है। ताकेरू बताता है कि वो यह सब इसलिए कर रहा है ताकि वो किसी भी तरह से सुकीमिया की हिफाजत कर सके। अत्सुनागा कहता है कि यह रोल तो पहले से उसके कब्जे में है, इसलिए लगता है कि दोनों के बीच टक्कर होगी। इसके बाद दोनों को एक स्पारिंग अरीना में दिखाया जाता है, जहां अत्सुनागा अपनी टेक्निक रिकी का इस्तेमाल कर ताकेरू के हमले को रोकता है। यह इम्पोर्टेंट और पावरफुल ओनम्यूजी टेक्निक था। 3 दिन बाद ताकेरू इस रिकी टेक्निक को अनलॉक कर लेता है, लेकिन सोचता है कि मास्टर बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तब अत्सुनागा उसे आगाह करता है कि मास्टरी के लिए कम से कम 1 साल चाहिए। ताकेरू को अपनी ट्रेनिंग और सीखने के लिए एक प्लान बनाना होगा क्योंकि उसके पास सेमी के साथ टाइम लिमिट है। उसी दिन काली धुंध का हमला होता है और काजुरावा हेडक्वार्टर के मेंबर्स इसे मॉनिटर करते हैं, जिसमें खतरा मीडियम लेवल का बताया जाता है। तब तक वे देखते हैं कि ताकेरू उनके पीछे जाहिर होता है और काली धुंध में उनके साथ जाने का फैसला करता है। वे उसे बेवकूफ कहते हुए जाने नहीं देते, लेकिन वो अड़े रहता है कि पिछली बार धुंध में उसने अपनी छुपी हुई शक्ति को अनलॉक किया था, शायद इस बार भी कर पाएगा। अत्सुनागा यह सुन गुस्से से तमतमा जाता है और ताकेरू को टैलेंटलेस और लूजर कह के थप्पड़ मारकर बेहोश कर देता है। ताकेरू एक बेड पर जागता है जहां अत्सुनागा उसके सामने बैठा होता है। इसके बाद उसे बताया जाता है कि जब ताकेरू बेहोश था तब अत्सुनागा और यूरा काली धुंध से निपट चुके थे। ताकेरू यह नहीं समझ पाता कि वे उसे उनके साथ लड़ने क्यों नहीं देते। अत्सुनागा उसे बाहर ले जाकर एक पुराने काली धुंध के हमले वाली जगह दिखाता है, जहां वे कुछ साल पहले लड़ाई से जुड़ी एक घटना बताता है। उस वक्त अत्सुनागा नया नया था और जब उसकी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गई तो उसे लड़ाई छोड़कर निकलना पड़ गया था, जिससे उसके सीनियर को अकेले ही कुर्बानी देना पड़ा था। तब से अत्सुनागा ने कसम खाई है कि बिना प्लान के काली धुंध में नहीं जाएगा और वो ताकेरू की बेवकूफी को भी वहां बर्दाश्त नहीं करेगा। हेडक्वार्टर पर सेमी और दूसरे सोचते हैं कि ताकेरू ने ट्रेनिंग छोड़ दिया है क्योंकि वे उसे 1 सप्ताह से नहीं देख पाए। तभी नई काली धुंध का हमला होता है जिसमें एक बहुत पावरफुल ओनी आता है। अत्सुनागा और यूरा अपने शिकिगामी रोबोट में बैठकर सावधानी से उस इलाके में जाते हैं। वहां वे पाते हैं कि उनका सामना एक ऐसे ओनी से है जो पपेट्स को दूर से कंट्रोल करता है। यूरा एक बिजली की टेक्निक तैयार करती है और अत्सुनागा कुछ पपेट्स को हराकर टाइम पास की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ओनी उनके अटैक टेक्निक को आसानी से पलट देता है, उनके रोबोट को जमीन पर गिरा देता है और यूरा को बेहोश कर देता है। अत्सुनागा अकेले वहां रह जाता है, जिससे रोबोट के लिए जरूरी स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो जाती है। हेडक्वार्टर वाले उसे बाहर निकलने के लिए दबाव डालते हैं, लेकिन वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए ओवर पावर्ड हीरो बनने की कोशिश करता है और खुद को बलिदान करने की तैयारी करता है। उस टाइम ताकेरू अचानक प्रकट होकर अपनी रिकी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो टक्कर को रोकता है और पूरी ताकत से ओनी पर वार करता है। हेडक्वार्टर के लोग यह देख दंग रह जाते हैं। अत्सुनागा तब समझता है कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और दोनों मिलकर शिकिगामी रोबोट में बैठते हैं। ओनम्योजी पर एक हमला आता है। अत्सुनागा अपनी डिफेंस रिकी से उसे रोकता है और ताकेरू अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को जगा करके एक दाहिने पंच से उसे एक ही वार में खत्म कर देता है। उनकी टीम कामयाब रहती है। धुंध साफ होने पर ताकेरू यूरा के पास जाता है और उसे ताना देने वाला होता है, लेकिन वो पहले से तैयार होती है और उसे एक किक से जमीन पर गिरा दे। जब वो वहीं पड़ा होता है तो सेमी उससे हाथ बढ़ाता है और पूछता है कि क्या वो ऑफिशियली ओनम्योजी बनना चाहता है।